दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा हमला। आपको तो याद ही होगा जब एक कश्मीरी आतंकवादी सीधा सीआरपीएफ की एक बटालियन की तरफ कार में आगे बढ़ता चला जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि भारत ने अपने 40 वीर जवान खो दिए। लेकिन आज भी कहानी इसके बाद की है, क्योंकि फिर इस हमले की जांच शुरू हुई। एनआईए को केस सौंपा गया, जिसमें कई दिक्कतें आई। लेकिन फिर इस हमले की पोल खुली। आतंकवादियों की ट्रेनिंग, उनके ओरिजिन, उनके मास्टर्स और उनकी अय्याशी के बारे में धीरे धीरे एनआईए ने पता लगाना शुरू किया। एनआईए को क्या मिला और कैसे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब पुलवामा हमले की जांच की गई, तब एनआईए के पास सिर्फ एक ही सुराग था, और वो था इस हमले के 15 मिनट बाद पाकिस्तान से रिलीज किया गया एक वीडियो। ये वीडियो जैश ए मोहम्मद ने रिलीज किया था, जिसमें एक कश्मीरी आतंकवादी आदिल अहमद डरा दिख रहा है, और वो इस हमले की जिम्मेदारी लेता हुआ कहता है कि वही वो शख्स है जो उस कार के साथ सीआरपीएफ की बटालियन की तरफ आगे बढ़ा। ये वीडियो घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। एनआईए के आदिल अहमद डार के बारे में पता किया तो उसके घर वालों ने उन्हें बताया कि आदिल 1 साल पहले मार्च 2018 से घर छोड़ चुका है और तभी से लापता है। इसके बावजूद भी एनआईए को कुछ शक था। दरअसल वीडियो में ऑडियो और विजुअल्स आपस में सिंक नहीं कर रहे थे, जिस वजह से एनआईए को यह लगा कि वीडियो तो आदिल का है, लेकिन बोल कोई और रहा है। शायद ये वीडियो किसी और हमले के लिए शूट की गई हो, लेकिन अब इस पुलवामा हमले के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि एजेंसीज को गुमराह किया जा सके और दुनिया में भी ये संदेश दिया जा सके कि ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं बल्कि कश्मीरी लड़ रहे हैं। इस वीडियो की सत्यता को परखने के लिए अटैक वाली इस साइट पर छानबीन शुरू हुई। इस भयानक मंजर में वो आदिल के शरीर का कोई हिस्सा ढूंढ रहे थे, जिससे कि वो उसका डीएनए मैच कर पाएं। जब फॉरेंसिक टीम को कुछ हाथ नहीं लगा, तब एनआईए की जम्मू कश्मीर डिवीजन को हेड कर रहे राकेश बलवाल ने यह फैसला किया कि वो सर्च करने के दायरे को बढ़ाएंगे। उन्होंने जांच को 10 किलोमीटर तक और पीछे खींच दिया, ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। इस एक मूव ने एनआईए को काफी सफलता दी, क्योंकि इस जांच में एक हड्डी मिली, और जब इस हड्डी के डीएनए को आदिल के पिता के डीएनए से मैच किया गया, तो ये सामने आया कि हमला करने वाला शख्स आदिल ही था। एनआईए को ये तो पता चल चुका था कि हमला जैश ने करवाया है और आदिल ने किया है, लेकिन अभी भी इस केस के असली मुजरिम को पकड़ना बाकी था, क्योंकि आदिल तो आतंकवादी के हाथों में सिर्फ एक मोहरा था। असली चाले तो कोई और चल रहा था। अगले 10 महीने तक ये जांच चलती रही, क्योंकि कुछ भी ठोस हाथ में नहीं आया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कश्मीर में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में से एक की तरफ किसी एनआईए ऑफिसर की नजर गई। इस आतंकवादी ने एडिडास की टी-शर्ट और महंगे जूते पहने हुए थे। वैसे तो ये बात कोई भी इग्नोर कर देता, लेकिन कश्मीर में ये एक अजीब बात थी, क्योंकि जितने भी युवाओं को आतंकवादी बनाया जाता है, वो या तो पाकिस्तान या फिर कश्मीर के किसी करीबी परिवार से होते हैं, जिन्हें जिहाद और पैसे का प्रलोभन देकर इस आतंकवाद के रास्ते पर आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा आतंकवादी था जो इतने महंगे जूते और कपड़े पहन रहा था? इस आतंकवादी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जो एनआईए के दफ्तर भेजा गया, और इस मोबाइल फोन से सच धीरे धीरे सामने आने लगा। इस फोन में कई सारी फोटोज थी। ये फोटोज अफगान के ट्रेनिंग कैंप्स की थी। इन फोटोज से ये भी पता चला कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आया था, क्योंकि उस फोन में पाकिस्तान से कश्मीर तक के पूरे रास्ते की कई फोटोज थी। और आखिर में पता चला कि ये आतंकवादी एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, जो अफगानिस्तान के सबसे अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर आया था, और इसका नाम था उमर फारूक। उमर फारूक रिश्ते में मोहम्मद अजहर का भतीजा था, और इस फोन में मसूद अजहर और उसके बीच कई व्हाट्सएप चैट भी थी। इन चैट से पता चला कि पुलवामा हमले को कराने की जिम्मेदारी भी उमर फारूक पे ही थी, और वो आदिल आदम डार से भी मिला था।
ये एक कमाल का एविडेंस है जिसके कुछ अंश आपको राहुल पंडित की किताब द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर में भी मिल जाएंगे। इसमें फारूक के साथ उसके कई और चाचाओं के साथ भी बातचीत है, जिसमें वो पुलवामा हमले के बाद एक और हमले के लिए प्लान करने के लिए उसे कह रहे हैं। साथ ही इसमें ये भी जिक्र हुआ कि अगर दोनों देशों के बीच में एक जंग होती है तो इससे जैश को इतना वक्त मिल जाएगा कि वो बड़ी संख्या में अपने आतंकवादियों को सरहद पर भेज सके। इस चैट में एक और दिलचस्प चीज थी। फारूक के एक दूसरे चाचा ने उसे कहा था कि काम होने के बाद इस फोन को तोड़ देना, लेकिन फारूक ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फारूक ने कोई और दूसरा ही फोन तोड़कर अपने चाचा से झूठ बोला। लेकिन क्यों? फारूक के फोन ना तोड़ने की वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड ईशा जहां, जो कि कश्मीर में रहने वाली एक लड़की थी। अब ईशा जहां और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि आदिल अहमद डार ने जिस घर में वो वीडियो शूट किया था वो भी ईशा जहां का ही था। फारूक ने ईशा जहां से बात करने के लिए ये फोन नहीं तोड़ा, और अब जब वो मर चुका था तो इस फोन ने इसके कई राज खोल दिए। लेकिन इस फोन ने सिर्फ एनआईए के लिए ही नहीं फारूक के राज खोले थे, कहानी अभी बाकी थी। जब ईशा जहां से पूछताछ हो रही थी तब उसने फारूक के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। तब एनआईए ने ईशा जहां को बताया कि फारूक के फोन में ईशा जहां के अलावा उसकी कजन्स के साथ कई बातचीत भी मिली हैं। यानी फारूक के सिर्फ ईशा जहां से ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों से संबंध थे, जिसमें से एक ईशा जहां की बहन भी थी। ये सुनने के बाद ईशा जहां टूट गई और आखिर में जांच एजेंसीज के साथ सहयोग करने के लिए मान भी गई। इस फोन से फारूक के 2 बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तान के एलाइड बैंक और मिजान बैंक के थे उनकी जानकारी भी निकाली गई और पुलवामा हमले के लिए लाए गए पैसों को भी ट्रेस कर लिया गया। इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में 13,500 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। चाहे चार्जशीट फाइल करने में वक्त लगा, लेकिन भारतीय सेना ने इस बात वक्त का इंतजार नहीं किया। वो सालों तक होने वाली इन्वेस्टिगेशन के सहारे नहीं बैठे रहे। जैसे ही आदिल की वीडियो सामने आई और पता चला कि हमला जैश-ए मोहम्मद ने किया है, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें वो प्लेन्स लेकर एलओसी पार कर गए और उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वंस कर दिया। तो ये थी कहानी पुलवामा केस की और उसे कैसे सॉल्व किया गया। इसमें कई रुकावटें आई और इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। पर क्या आप चाहते हैं कि हम उरी और बालाकोट में हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की कहानी पर भी एक वीडियो बनाएं? अगर हाँ, तो बस कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।